पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस क्या होता है और इससे इतने लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं आजकल। जो अभी सेकेंड वेव आया उसमें बहुत सारे पेशेंट्स को लंग फाइब्रोसिस की बहुत ज़्यादा इशू रही है और दे हैव सफ़र्ड वेरी बैडली, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है उससे। तो आज हम लोग पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस टॉपिक को समझने से पहले कि ब्रीदिंग कैसा होता है। छोटा सा बताऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करूँगा इसको। तो ब्रीदिंग हमारा बेसिकली एल्वेओलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसका सिंपल सा बात है, जो ऑक्सीजन हम लोग अंदर, जो एयर हम लोग अंदर ब्रीथ करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी होता है। तो ब्रीथ करते हैं वो एल्वेलाई के पास आती है, एक एल्वेओलर कैपिलरी मेम्ब्रेन होता है। तो जो एयर में से जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो डिफ्यूज़ कर जाती है थ्रू द एल्वेओलर कैपिलरी मेम्ब्रेन आरबीसीज में वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाती है और उसमें का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है और वो थ्रू द ब्लड सप्लाई हार्ट में जाता है और वो हार्ट पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई कर देता है। जब फाइब्रोसिस होता है तो ये चीज़ नहीं हो पाता है। जो एल्वेओलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो जाती है। एल्वेओलर कैपिलरी मेम्ब्रेन एक थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो बहुत थिक हो जाती है, थिक लेसी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल तरह से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। अगर नॉर्मल आप हैं, आपका स्किन जल गया पूरा आपका, अगर आपका स्किन जल गया तो उसके बाद वहाँ पर नॉर्मल स्किन नहीं आ सकती है, वहाँ पर स्कारिंग हो जाती है। तो फाइब्रोसिस एक बेसिकली एक स्कार टिश्यू है, तो फाइब्रोब्लास्ट्स जम जाते हैं वहाँ पर। तो नॉर्मल एल्वेओलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं लेकिन कम होते हैं। लेकिन जब एक बार इंसल्ट हो गया एल्वेओलर कैपिलरी मेम्ब्रेन पर, तो उसके बाद उस जगह पर नॉर्मल सेल्स नहीं आते और फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं जो फिट नहीं है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज के लिए फिट नहीं रहता, इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। जो लंग फाइब्रोसिस है वो एक ARDS का लेट स्टेज है। ARDS को जैसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज हम समझाते हैं कि गंदा पानी जम जाता है एल्वेलाइज के अंदर। इसका मतलब ये है कि एक अर्ली स्टेज होता है, एक लेट स्टेज होता है। नॉर्मली जब हम कोविड वायरस एल्वेओलर कैपिलरी मेम्ब्रेन पर अटैक होता है तो एक सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस होता है जिसमें इंटरल्यूकिन्स और बहुत सारा कुछ रिलीज होता है, जिस कारण वो लेयर की परमेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब वो टूटने लगता है, जिस कारण प्रोटीनेशियस फ्लूइड जो होते हैं वो एल्वेलाई के अंदर एंटर कर जाते हैं और न्यूट्रोफिल्स भी आ जाते हैं, तो वो भर जाता है पूरा। तो इसी समय हमें सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि लंग्स में तो अब जो एल्वेलाई है वो तो अब वहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद लेट फेज आता है जब आप रिकवर करने लगते हो, ये सारा जितना भी प्रोटीनेशियस फ्लूइड है, जो गंदा पानी जिसको बोले सिंपल लैंग्वेज में, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तब भी वहाँ पर अब तो जो मेम्ब्रेन है वो तो ख़राब हो गई है, अब वो तो नॉर्मल तरह से हील नहीं होगी। अब जो नॉर्मल सेल्स हैं वहाँ पर जो इस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को हेल्प करते हैं, वो अब वैसे सेल्स नहीं आएंगे, अब फाइब्रोब्लास्ट्स आएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वहाँ पर भर जाएंगे उस जगह पर। तो दैट एल्वेलाई इज़ नाउ यूजलेस, वो कोई काम की नहीं रही, अब उससे नॉर्मल एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे फाइब्रोसिस को हम लोग इरिवर्सिबल मानते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे स्टडीज़ और आए हैं जिसमें फाइब्रोसिस कुछ हद तक रिवर्ट बैक हो जाती है। पोस्ट कोविड एसोसिएटेड लंग फाइब्रोसिस जो होती है लंग्स में, जो पेशेंट्स के हो रहे हैं उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो वो मैं रिस्क फैक्टर्स में बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर किसी पेशेंट का एडवांस्ड एज है, ज़्यादा एज है, तो वो हाईली ससेप्टेबल होते हैं इसके लिए, फाइब्रोसिस होने के लिए हाईली ससेप्टेबल होते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर काफ़ी दिनों से है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर काफ़ी दिनों से है, तो वो भी हाईली ससेप्टेबल होते हैं। हाई आईसीयू स्टे है, ज़्यादा दिन तक आईसीयू में वो हैं, तो उसमें भी हाई चांसेस होते हैं फाइब्रोसिस डेवलप होने के। दूसरा है, अगर आपके में कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की हिस्ट्री है आपको, तब भी हाई चांसेस होते हैं
कि फाइब्रोसिस डेवलप करे आपके लंग्स में। दूसरा है तीसरा, ये 3 कॉजेज़ हो गए। चौथा कॉज जो है, अगर स्मोकिंग करते हैं, अगर आप यू आर ए स्मोकर, ओकेजनल और ए क्रॉनिक स्मोकर, तब भी हाई रिस्क होती है। जो स्टडीज़ बोलते हैं इस 1.5% टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है आपको फाइब्रोसिस डेवलप करने का, और इन फाइब्रोसिस डेवलप करने का मैकेनिकल वेंटिलेशन पर जाने का 1.5% ज़्यादा रिस्क होता है आपको। फिर कुछ 2.5% ज़्यादा रिस्क होता है एक नॉर्मल आदमी से आपको आईसीयू स्टे होने का आपका, ये भी। और लास्ट कॉज है, अगर आप अल्कोहलिक हैं तब, आप क्या, या तो आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं या ओकेजनल अल्कोहलिक हैं, दिस इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर, ह्यूज रिस्क फैक्टर फॉर फाइब्रोसिस। तो उसमें जैसे अगर WHO ये क्राइटेरिया देता है, WHO और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म भी ये बोलता है कि इफ़ यू हैड अ कोविड इन्फेक्शन देन यू शुड नॉट ड्रिंक एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो ये 5 ये कॉजेज़ हैं बेसिकली, हाई रिस्क फैक्टर्स होता है इसमें, बहुत हाई रिस्क फैक्टर्स हैं ये सब। अब हम लोग आ जाते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स पर। पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस में 3 सिम्टम्स बहुत सारे पेशेंट्स में पाए जा रहे हैं। पहला है ब्रेथलेसनेस, दूसरा है वीकनेस, और मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये 3 चीज़ें मोस्ट कॉमन पेशेंट्स में फाइंड हो रहा है, जो स्टडीज़ हो रही हैं, और नॉर्मली भी ये 3 सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है इसमें कि हमें एक, जब आप डिस्चार्ज हो जा रहे हो हॉस्पिटल से, तो आपको एक प्रोलॉन्ग फॉलोअप करना है। आई वुड रिकमेंड फॉलोअप ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स। तो आप नॉर्मली एक चेस्ट ओपीडी में या चेस्ट फिजिशियन के पास आप जाइए फॉलोअप के लिए, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT जो होती है उसको आप कराइए। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं, ये इट विल हेल्प योर प्रोग्नोसिस, और ये आपको बेटर होने में भी हेल्प करेगा। और अगर कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं या और कोई आपको किसी भी तरह की और कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो ये अवॉइड करने में भी आपको ये हेल्प करेगा। कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आप, अगर जब डिस्चार्ज हो गए हैं कोविड ICU से या कोविड वार्ड से फ्रॉम द हॉस्पिटल, देन यू हैव टू फॉलो अप विथ सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस, या कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपको कराने होंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको जो इन्वेस्टिगेशन है वो 0, 10th और 30th डे आपके डिस्चार्ज के बाद कराना है आपको। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है आपकी कि फाइब्रोसिस अगर है आपको लंग्स में, तो उसका प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है, आपके मार्कर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हम लोग सबसे ज़्यादा फॉलोअप करते हैं वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं कि, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले आप तो एक कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है आपको, और उसके बाद आपको एक KFT कराना है, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है अपना आपको, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराने हैं। ये सबको पता ही होगा, लेकिन D डाइमर हो गया, LDH हो गया, क्रिएटिनिन काइनेज हो गया, सीरम फेरेटिन हो गया, प्रोकैल्सिटोनिन हो गया। ये सब सारे टेस्ट्स बहुत ज़रूरी हैं कराना, देखने के लिए कि डिजीज़ प्रोग्रेशन कैसी है, कैसी प्रोग्रेशन है, इम्प्रूव कर रहा है कि और डिटोरिएट कर रहा है डिजीज़। तो नॉर्मली क्या होता है, जिनमें फाइब्रोसिस होती है तो उसमें TLC काउंट जो होता है, WBC काउंट जो बोलते हैं, वो थोड़ा सा इंक्रीज पाया जाता है, सीरम फेरेटिन इंक्रीज हो जाता है, उसमें LDH का इंक्रीज आता है, D डाइमर मोस्ट प्रॉब्ली नॉर्मल रहता है, क्रिएटिनिन काइनेज भी इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज होता है LDH, सीरम फेरेटिन, क्रिएटिनिन काइनेज और TLC, ये सब 4 चीज़ इंक्रीज होते हैं। तो एक प्रोलॉन्ग फॉलोअप में इन सब सारे इन्वेस्टिगेशंस को कराना ज़रूरी है ऑन द 0, 10th एंड द 30th डे। उसके बाद आप रेडियोलॉजिकल टेस्ट पर आ जाइए। तो क्योंकि पल्मोनरी फाइब्रोसिस है तो HRCT कराना होगा आपको, या नॉर्मल CT चेस्ट करा सकते हैं आप। तो जो स्टडीज़ बोलती हैं, और नॉर्मली जो मेरा रिकमेंडेशन है, तो अगर आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, डायग्नोस्ड है आपका, तो एक फर्स्ट जिस दिन आप डिस्चार्ज हो रहे हैं ऑन द 0 डे को 0 मान के चलते हैं, डिस्चार्ज से 2nd वीक पर और 4th वीक पर, तो इससे हम देख पाएंगे कि आपके जो लीशंस बन रहे हैं, लीशंस जो हैं, फाइब्रोसिस के लीशंस हैं, वो सब ठीक हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, रिवर्ट बैक कर रहे हैं, या बढ़ रहे हैं, या ठीक हो रहे हैं, रिवर्ट बैक हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये हमें एक आइडिया देगा कि आपके फाइब्रोसिस की क्या कंडीशन है लंग्स में।
मैं कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे आपको ये पता चले कि क्यों हम लोग प्रोलॉन्ग फॉलोअप बोलते हैं इसमें। तो एक स्टडी हुई थी, चाइना में एक स्टडी हुआ था ड्यूरिंग कोविड के दौरान। एक स्टडी हुआ था वेंजियाओ सिटी में, एक स्टडी हुई थी। जिनजाओ प्रोविंस है वहाँ पर ये स्टडी हुई थी बेसिकली। तो उस स्टडी में करीब करीब 55 कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स को फॉलोअप किया गया था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस स्टडी में हम लोगों ने देखा था सीटी चेस्ट की फाइंडिंग्स और सिम्टम्स को देखा गया था इसमें। तो इसमें से जो स्टडी हुई थी उसमें 35 पेशेंट्स थे जिनको आफ्टर प्रोलॉन्ग फॉलोअप, आफ्टर 1 मंथ ऑफ फॉलोअप, उनको सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे थे। और उनमें से 39 पेशेंट्स वैसे थे जिनमें कोविड फाइब्रोसिस के लीशंस पाए गए थे 39 पेशेंट्स में। और ये तो सिम्टम्स हो गया। जो सीटी चेस्ट है वो जैसे मैंने बताया था, आपको पहले बताया था इन्वेस्टिगेशंस में, यहाँ पर भी 0 डे फ्रॉम द डे ऑफ डिस्चार्ज, on the second week of the discharge, on the fourth week from the time of discharge। तो सीटी चेस्ट कराया गया था उनका। तो ये जो स्टडी हुई थी ये 0, 2 और 4th वीक पर किया गया था। इसमें पाया गया जिन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो किया और सब कुछ किया, उनमें 64.7% लोगों में लीशंस जो है, जो फाइब्रोसिस के लीजन्स थे, वो रिवर्ट बैक हुए। लीशंस को नए कोई फाइब्रोटिक लीजन्स बने नहीं। सो इट रियली हेल्प देम। फिर एक और स्टडी इटली में हुई थी, उसमें अराउंड 143 पेशेंट्स लिया गया था, उसमें स्टडी के लिए लिया गया था। उसमें हम लोगों ने सिम्टम्स देखे थे। तो उसमें से 18 ही पेशेंट्स ऐसे थे जिनको कोई भी सिम्टमलेस थे आफ्टर डिस्चार्ज। 143 पेशेंट्स वेर फॉलोड अप। तो 18 पेशेंट्स ही ऐसे थे जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आए आफ्टर डिस्चार्ज। तो इसका फॉलोअप किया गया था फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज। तो 60 डेज के बाद जब फॉलोअप किया गया उनमें, तो 18 पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं थे। फिर उसके बाद उसमें से 43 पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें 1 और मोर सिम्टम्स थे। एक इटली में भी स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें 143 कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स को भी फॉलोअप किया गया। तो उसमें भी जो फॉलोअप किया गया उसको अराउंड अ पीरियड ऑफ 60 डेज उनको फॉलोअप किया गया था। तो उसमें से 18 पेशेंट्स ही ऐसे थे जिनको फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज के बाद जब उनको फॉलोअप किया गया तो उनको कोई सिम्टम्स नहीं आया। उनमें से 46 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको 1 और मोर सिम्टम्स आए, और स्टैगरिंग अमाउंट अराउंड 78 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको 3 और मोर सिम्टम्स आ रहे थे। तो इन दो जो चाइना और इटली की स्टडी है, इनके थ्रू आप समझ पा रहे हो कि एक प्रोलॉन्ग्ड फॉलोअप पेशेंट्स की कितनी ज़रूरी है, और टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट और सीटी कराना एक प्रोलॉन्ग पीरियड पर कितना ज़रूरी है पल्मोनरी फाइब्रोसिस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। अब ट्रीटमेंट क्या है पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस जो होता है उसको डिस्चार्ज के बाद हम मैनेज कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए इसकी। तो ट्रीटमेंट है बेसिकली वो 3 भाग में डिवाइडेड है। सबसे पहला फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दूसरा रिहैबिलिटेशन और तीसरा है लंग ट्रांसप्लांटेशन। तो जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है इसमें 3 मेन स्टे ड्रग्स हैं इसमें जो यूज़ किया जाता है, जो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। वो है एक एंटी इन्फ्लामेटरी, एक एंटी फाइब्रोटिक और एक एंटीवायरल। जो एंटी इन्फ्लामेटरी है उसमें हम लोग मेजरली एंटी इन्फ्लामेटरी में हम लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स में 3 तरह के स्टेरॉइड्स हैं, जो है मिथाइल प्रेडिनिसोलोन और डेक्सामेथासोन। ये 3 स्टेरॉइड यूज़ किया जा रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, यही यूज़ किया जाता है। तो इसका पीरियड है फ्रॉम 2 to 3 to 6 वीक्स तक स्टेरॉइड दिया जा रहा है, फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड दिया जा रहा है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कम किया जाए। नॉर्मली मैं अगर कोई पोस्ट कोविड पेशेंट है तो उनको फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 वीक्स मैंने प्रेस्क्राइब किया है, डायबिटिक नॉन डायबिटिक दोनों पेशेंट्स को। तो जब स्टेरॉइड देते हैं तो आपको एक स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जान रहे हैं कैंडिडा इन्फेक्शन और म्यूकोरमाइकोसिस कितना हो रहा है, एस्परजिलोसिस, कैंडिडाइसिस इन्फेक्शन हो जा रहे हैं। तो नॉर्मली मैं मिथाइल प्रेडिनिसोलोन प्रेस्क्राइब करता हूँ। तो उसकी डोज है 8 mg सुबह शाम फॉर फर्स्ट वीक,
4 mg सुबह शाम फॉर सेकेंड वीक, देन 4 mg एक टाइम फॉर द थर्ड वीक। तो नॉर्मली मैं 3 वीक्स तक का प्रिस्क्राइब किया है अभी तक, लेकिन वो मैटर कर सकता है, वो चेंज हो सकता है अलग अलग पेशेंट्स में, अलग अलग अमाउंट तक अप टू 6 वीक्स तक दिया जा सकता है। दूसरा ये हो गया तो स्टेरॉइड्स की बात हो गई, और स्टेरॉइड्स काफ़ी हेल्प कर रहा है, काफ़ी स्टडीज़ में भी दिखाया गया है कि फाइब्रोसिस में ये हेल्प करता है काफ़ी। दूसरा है एंटीफाइब्रोटिक। एंटीफाइब्रोटिक में जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वही ड्रग्स हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी पेशेंट्स में ये हेल्प करेगा। अभी और स्टडीज़ आएंगी, क्लियर होगा तो हेल्प करेगा ये। तो इसमें दो ड्रग, एक निंटिडानिब बोलते हैं उसको, और दूसरा है परफेनिडोन। ये दो ड्रग्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस ड्रग्स के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ये दोनों निंटिडानिब और परफेनिडोन दोनों एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स हैं। इनका एम है फाइब्रोसिस, जैसे एंटीफाइब्रोटिक है तो फाइब्रोसिस को कम करना, फाइब्रोसिस के स्पीड को कम करना, करीब 50% तक इसके स्पीड को ये डिक्रीज करते हैं। FDA अप्रूव्ड जो डोज निंटिडानिब की है वो है 150 mg BD, और परफेनिडोन की है 801 mg TDS करके। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। निंटिडानिब का साइड इफ़ेक्ट, मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट, जो उसका सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट डायरिया होता है। इसमें डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, जो प्रोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट परफेनिडोन का है, परफेनिडोन का जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, फोटोसेंसिटिविटी हो जाता है, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है। ये सब ज़्यादा आता है इसमें, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं इसमें। फिर उसके बाद अब हम कैसे इसको हैंडल कैसे करेंगे इन दिक्कतों को अगर हो रहा है तब। तो अगर कोई डॉक्टर आपको निंटिडानिब प्रेस्क्राइब कर रहा है तो उनको बोले कोई एक एंटी डायरियल एजेंट प्रेस्क्राइब करने के लिए उसके साथ। एंटी डायरियल एजेंट बहुत सारे होते हैं, एंटरोजेरामिना लैक्टोबैसिलस होता है, प्रोबायोटिक होता है, वो प्रेस्क्राइब हो सकता है, और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो प्रेस्क्राइब हो सकते हैं। अब हम निंटिडानिब और परफेनिडोन के साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी। जो निंटिडानिब होता है उसका तो डायरिया इफेक्ट होता है, जैसे बताया साइड इफ़ेक्ट है, तो उसके साथ कोई एक एंटी डायरियल एजेंट भी हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। सो जैसे एक प्रोबायोटिक आप ऐड कर सकते हो, जैसे एंटरोजेरामिना लैक्टोबैसिलस होती है या इकोनॉर्म के नाम से आता है मार्केट में, उसको आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो निंटिडानिब के साथ। परफेनिडोन के साथ क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसके साथ हम लोग बेसिकली एक एंटी एमेटिक, एक एंटा एसिड ऐड कर सकते हैं। सो दिस आर द स्ट्रैटेजीज, ये स्ट्रैटेजीज हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम रखने के लिए। और दूसरी बात है कि अब क्या इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए इनके साथ। तो दोनों ड्रग्स हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, तो LFT का फॉलोअप कराना ज़रूरी है इसमें। परफेनिडोन के थोड़े ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसका LFT के साथ साथ KFT भी आप करवाइए। इसका फ्रीक्वेंसी दोनों टेस्ट का वीकली आप एक बार करा सकते हो, ये सारा टेस्ट LFT KFT फॉलोअप के लिए करा सकते हो आप, अगर ये दोनों ड्रग्स आप ले रहे हो। उसके बाद अब कुछ स्टडीज़ की हम बात कर लेते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट दोनों में ही सेम है। अगर ऐसा नहीं है कि किसी को हम निंटिडानिब दे रहे हैं या परफेनिडोन दे रहे हैं तो उसमें मोर्टेलिटी रेट बेनिफिट है किसी में, किसी दोनों में से भी किसी में भी पाया नहीं गया है अभी तक। लेकिन एक स्टडी हुई थी, परफेनिडोन थोड़ा मेरे को लगता है ज़्यादा इफेक्टिव है निंटिडानिब से, तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर प्रेस्क्राइबिंग दिस ओनली, परफेनिडोन ही प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो एक स्टडी हुई थी वो H1N1 फ्लू पर हुई थी। उनमें 3 पेशेंट्स जो 40 to 50 के रेंज में थे, उन 3 पेशेंट्स पर ये ट्रायल किया गया था। H1N1 पोस्ट कोविड, H1N1 फाइब्रोसिस पर, H1N1 स्वाइन फ्लू फाइब्रोसिस जो है उस पर टेस्ट किया गया था ये। तो वो तीनों पेशेंट्स में H1N1 के पेशेंट्स में ये ट्रायल दिया गया था। तो तीनों पेशेंट्स 40 to 50 ईयर्स के एज के ग्रुप में थे। तो वो तीनों पेशेंट्स ICU में एडमिटेड थे, वेंटिलेटर पर थे। वेंटिलेटर पर अराउंड 2 वीक्स और मोर के टाइम तक थे दोनों पेशेंट्स, और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज होने के बाद भी 3 वीक्स तक सिम्टम्स परसिस्ट किए हैं इनको,
इनको होम ऑक्सीजन लग रही थी, इनको ये स्पायरोमेट्री, चेस्ट स्पायरोमेट्री तक नहीं कर पा रहे थे। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ड्रग्स इनको प्रेस्क्राइब किया गया, जिसमें एक प्रेडिनिसोलोन था, फिर प्रेडिनिसोलोन दिया गया और परफेनिडॉन दिया गया और एजिथ्रोमाइसिन दिया गया। ये 3 ड्रग्स दिया गया इनको। तो फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इनको फॉलोअप किया गया। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर दे शोड ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट। उनको कोई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं थी, एफर्ट टॉलरेंस उनकी इम्प्रूव कर गई थी, 6 मिनट वॉक टेस्ट वो आराम से कर लेते थे, चेस्ट स्पायरोमेट्री कर लेते थे, कोई भी सीटी के रिपोर्ट में कोई नए फाइब्रोटिक चेस्ट लीशंस नहीं बने उनके, और जो पुराने लीशंस थे वो कुछ रिवर्ट बैक हो गए। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया था। लेकिन वो H1N1 वायरस के केस में था। दोनों H1N1 वायरस और कोविड वायरस जो है एक ही फैमिली के हैं। तो इट शोड इम्प्रूवमेंट। अब उसके बाद हम एंटीवायरल पर आ जाते हैं। ये बहुत सारी किताब नहीं लिखते हैं इसको देने के लिए, लेकिन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 वीक आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। 500 mg OD की डोज आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट्स में। मैं जनरली प्रेस्क्राइब कर देता हूँ, 1 वीक तक दे देते हैं एक एंटीवायरल नॉर्मली। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया। अब रिहैबिलिटेशन पर हम बात कर लेते हैं। रिहैबिलिटेशन एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। बहुत सारे स्टडीज़ जो किए गए हैं उसमें भी फाइंड आउट हुआ है कि रिहैबिलिटेशन वर्क्स। तो एक्सरसाइज रिहैबिलिटेशन में बेसिकली हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, डिफरेंट तरह के एक्सरसाइजेस करने हैं, एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करने हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये रिहैबिलिटेशन वर्क करता है। और ये ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ द डिजीज़, और आप जब डिस्चार्ज हो गए हैं, मतलब ड्यूरिंग जब आप एडमिटेड हैं वार्ड में, उस समय से आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी, स्पायरोमेट्री, ये सब एक्सरसाइजेज आपको उस समय से स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसके बाद विद दिस एक्सरसाइजेज, विद चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड स्पायरोमेट्री के साथ साथ आपको एक्सरसाइज, एंड्योरेंस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए। तो ये इम्प्रूवमेंट लाता है पेशेंट्स में, काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाता है। अब जो लास्ट बात है वो हम लोग लंग ट्रांसप्लांटेशन पर बात कर लेते हैं। लंग ट्रांसप्लांटेशन इज बीइंग प्रेस्क्राइब्ड इन पेशेंट्स पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस पेशेंट, जिसमें फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, तो उसमें प्रेस्क्राइब किया जा रहा है। अभी ऐसे इसको रिलेटेड कोई स्टडी आई नहीं है अपने पास, लेकिन एक इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है जिसकी ट्रीटमेंट हम लोग ही फॉलो कर रहे हैं पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में। तो उसका जो स्टडी उसके अराउंड जो स्टडी कराया गया था, उसमें 1300 पेशेंट्स जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के जो पेशेंट्स थे, अराउंड 1253 पेशेंट्स थे, तो उनका स्टडी किया गया था फॉर ए 1 ईयर सर्वाइवल पीरियड आफ्टर लंग ट्रांसप्लांटेशन। अबाउट 74% ऑफ द पेशेंट सर्वाइव्ड फॉर 1 ईयर। ये स्टडी अराउंड 2 साल की थी, 2005 से 2007 के बीच में हुई थी ये। फिर एक और स्टडी आई थी 2015 में, भी एक स्टडी हुई थी। जो 2015 में जो स्टडी हुई थी उसमें 10 ईयर सर्वाइवल पीरियड देखा गया था पल्मोनरी फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में। तो उनका सर्वाइवल पीरियड भी अच्छा था, लेकिन जिनका बायलैटरल लंग ट्रांसप्लांटेशन हुआ उनकी भी सर्वाइवल आउटकम अच्छी थी। सो लंग ट्रांसप्लांटेशन इज एन ऑप्शन विच कैन बी कंसिडर्ड। और उसके बाद अब ये तो ट्रीटमेंट की बात होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत लोग कवर नहीं कर पाते हैं, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको इडियोपैथिक पल्मोनरी, बेसिकली कोविड एसोसिएटेड पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, तो आपको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। डिस्पाइट योर वैक्सीनेशन ऑफ कोविड वैक्सीन, जो कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक जो अभी अवेलेबल है इंडिया में, वो आप ले रहे हैं, उसके साथ साथ आपको न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लेनी चाहिए। क्योंकि जो पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं वो निमोनिया और न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के लिए हाईली ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन और ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना चाहिए इसमें, अलॉन्ग विद द कोविड वैक्सीन। ये होगी ट्रीटमेंट की बात। अब हम कंक्लूड करते हैं इसको। तो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता लगता है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत वल्नरेबल है इस डिजीज़ को।
और अभी ऐसा हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इस चीज़ का। जो एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स है वही सब दिया जा रहा है, लेकिन वो कुछ पेशेंट्स में काम करते हैं और कुछ पेशेंट्स में काम नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सब ट्रीटमेंट के बाद भी एक कंक्लूजन में ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि गुड न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि इमोशनल सपोर्ट भी होना ज़रूरी है। आज योर रिलेटिव्स या आपके मदर फादर को अगर है, या किसी आपके ब्रदर को है, या सिस्टर को है, वाइफ को है, तो प्लीज़ गिव देम इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जो भी बता सकता हूँ बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।